Good morning, all. Dr. Purnima, I'm audible. Yes, audible. Shall we start? Yep. Okay. Good morning, all. Hope you all are well. So today's session will be on specific sports injury and their prevention in judo. It will be presented by Dr. Purnima. So I would request Dr. Purnima to start the presentation. Dr. Purnima, please. Thank you, Gopal sir. Am I audible clearly? Yes, you are audible. Okay. Good morning, everyone. Good morning, athletes. Good morning, coaches, and all the supporting staff. First of all, I would like to thanks to the Sports Authority of India and CAIMS just to provide me this platform to share my reviews on injury prevention, specifically on judo. So I'm sharing my screen. Today I'm going to present injury prevention in judo. Okay, I hope my screen is visible to everyone. Yes, it is visible. Okay, let's start. So start with the topic heading, injury prevention in judo. Prevention is a kind of just a delay of injury. We can't prevent 100% prevent the injury, but at least we can try or we can delay the injury. So here we all are aware about the judo sports. Already I'm trying to be a bilingual. Okay. ऑलरेडी हम लोगों को ये चीज पता है कि अगर हम देखा जाए इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के अकॉर्डिंग तो 200 अफिलिएटेड कंट्रीज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जूडो प्ले करती है, जिसमें 20 मिलियन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं. ऑब्वियसली इतना हाई रेट पार्टिसिपेशन का होगा तो लिटिल रिस्क ऑफ इंजरीज जो इंक्रीज हो सकता है, जो होता ही है. बट इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के थ्रू बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स और प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स आए हैं जो रिक्रिएशनल बेसिस पर यूज किए जाते हैं इन जूडो गेम में. तो वहां पर हम इन सब इंजरीज को एटलीस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं. बेसिकली जूडो फुल कांटेक्ट बैटल है जिसमें आप लोगों को इंजरी देखने को मिलेगी. परसेंटेज काफी हाई होता है इंजरी रिस्क का. कॉमनली जो इंजरीज रहती है वो हमको स्प्रेन, स्ट्रेन, कॉन्ट्यूजन एंड कट्स एंड ब्रूजेस मिलते हैं. स्प्रेन इज बेसिकली लिगामेंट स्प्रेन. स्ट्रेन जब भी मसल में पुल हो रहा है तो वो स्ट्रेन होगा. कॉन्ट्यूशन जब भी मेट पे ड्यूरिंग बाउट कुछ लगता है तो वो हमारा कॉन्ट्यूशन के फॉर्म में हो जाएगा या डायरेक्ट ब्लो होता है. और लिटिल इम्पोर्टेंस ऑफ कट्स एंड ब्रूजेस, बिकॉज कट्स एंड ब्रूजेस काफी रेयर है जुडो में. होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते. 10% या 20% हमको देखने को मिलेंगे. ब्रूजेस का परसेंटेज हाई है, बट कट्स और लेसरेशन जो डीप कट्स होते हैं काफी रेयर होते हैं. वी कैन सी ओवरऑल अगर हम इस गेम में देखा जाए तो 29% ऑफ इंजरी रिस्क जो है वो कंपटीशन के टाइम पे हम लोगों को मिलता है. और बहुत सी बार 0.48% इंजरीज जो रहती हैं उनको हॉस्पिटलाइज इमीडिएटली हमको करना पड़ता है. ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजरीज in particularly judo. So we can see at the time of competition 49 to 88% of injuries are at risk as compared to the training competition, training phase. ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड इंजरी नहीं होती ऐसा नहीं है, बट अगर हम कंपेयर करें तो कंपटीशन के टाइम पे इंजरी ज्यादा होती है. इसका रीजन ये भी है बिकॉज अनइक्वल प्रोपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंड ऑन इन ट्रेनिंग और इन कंपटीशन. नियरली 85% ऑफ जूडो इंजरीज जो रहती है वो स्टैंडिंग फाइट के टाइम पे होती है एज कम्पेयर टू ग्राउंड फाइट. और 70 से 90% इंजरीज जो रहती है वो एक्चुअली कैटास्ट्रोफिक और सीवियर इंजरीज होती है जो एक्चुअली ड्रास्टिक फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिलती है. इंजरी लोकेशन अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली ऐसा फिक्स पार्ट नहीं है जो वहीं इंजर्ड होगा, बट ओवरऑल बॉडी को इन्वॉल्व करता है जूडो गेम. इसमें काफी इंजरीज होती है, नॉट ओनली जो कि स्क्रीन पे शो हो रही है. बहुत सारी इंजरीज जो होती है वो कॉमन है, बट मेनली जो हमको देखने को मिलती है जो हाईएस्ट परसेंटेज में रहती है वो इस स्क्रीन पे आप लोगों को देखने को मिलती है. बैक इंजरी सबसे ज्यादा कॉमन है. उसके बाद हमारे हैंड्स एंड फिंगर इंजरीज, शोल्डर इंजरी जो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन के टाइम पे हम लोगों को देखने को मिलती है. बैक इंजरीज हम लोगों को क्रॉनिक पीरियड में देखने को मिल सकती है कि जो इंजरीज थी इनिशियल बैक पेन से स्टार्ट हुआ, होते 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 कुछ सीवियर इंजरी में कन्वर्ट हो गया, जिसको एक्चुअली हम लोगों ने बैक इंजरीज को नाम दिया.
knee injuries, ankle injuries are also common in judo sports. So if we are talking about these injuries, तो हम लोग देख सकते हैं कि सारी injuries जो है ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है एथलीट परफॉर्मेंस पे, और ये जो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डाल रही है ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे सकती है एथलीट को। अगर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो गया तो ये कुछ चेंजेस में, बॉडी के चेंजेस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस होने लग जाते हैं, इंस्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है, डेली एक्टिविटीज में लिमिटेशंस होने लग जाते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होता है वो काफी तरीके से कम हो जाता है। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रिवेंशन प्रोग्राम्स इनके लिए बने हुए हैं, जिसको यूज करके, जिसको हम डेली ट्रेनिंग एक्टिविटीज में इम्प्लीमेंट करके इन सारी इंजरीज का जो स्टेज है या रेट है वो हम कम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंजरी प्रिवेंशन। इंजरीज होनी है, डेफिनेटली होनी है। आई डोंट थिंक सो कि कोई सा भी ऐसा गेम होगा जिसमें इंजरी नहीं होगी। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी इवेंट, इंजरीज होंगी। इंजरीज को हम रोक नहीं सकते, बट स्टिल हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोग्राम का यूज करके हम उन इंजरीज को लिटिल डिले कर सकते हैं और साथ में हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ द की फैक्टर्स और द कॉजेज ऑफ इंजरी, क्यों होती हैं ये सारी इंजरीज स्पेसिफिकली? समटाइम ओवरयूज, पर्टिकुलर मसल है, पर्टिकुलर जॉइंट है जिसमें एक ही मूवमेंट को आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, एक टाइम पे वो इंजर हो गया बट स्टिल उसको रिकवरी नहीं मिली, प्रॉपर ना रिकवरी में आ पाया है वो, ना ही वो ट्रेनिंग फेज में प्रॉपर चल रहा है, बट उसको सेम पेस पे यूज किया जा रहा है और उसमें ओवर यूज होते 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 इंजरी इंक्रीज हो जाती है। वो अल्टीमेटली एक मैक्रो डैमेज बना लेती है। जो माइक्रो डैमेज रहता है आपका, ये जैसे आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि वर्क परफॉर्मेंस जो है टाइम के साथ साथ आपका एक ग्राफ चलता है, जिसमें आपने फर्स्ट एक्सपोजर दिया नई किसी एक्सरसाइज का, अब आप उसको रिपीट करते जा रहे ट्रेनिंग फेज में, अब वहां पर कहीं पे लैकिंग है मसल स्ट्रेंथ का या कोई माइनर इंजरीज है, जब भी आप पीक परफॉर्मेंस पे गए, आप फटीग में आए, डिस्कम्फर्ट में आए, पेन में आए, बट स्टिल वो सारी चीजें चल रही हैं, तो ये चलते 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 इंजरी ग्राफ जो रहेगा वो इंक्रीज होता जाएगा, बट जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो डाउन होता जाएगा। जहाँ पे माइक्रो डैमेज था वो अल्टीमेटली एक मैक्रो डैमेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ओवर यूज इंजरीज में। मसल इम्बैलेंस हुआ, ठीक है, कोई मसल एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे ज्यादा एक्टिव है, कोई इनएक्टिव है, अल्टीमेटली कोई भी मूवमेंट है वो एक कंप्रेहेंसिव मूवमेंट रहेगी। एक मसल कोई अगर मूव कर रहा है उसपे तो वो एक डिग्री, पर्टिकुलर डिग्री के बीच में करता है, बट अगर कंबाइंड मूवमेंट देखा जाए तो उसमें काफी मसल्स का कंट्रीब्यूशन रहता है। उस मसल्स में कुछ, उस मूवमेंट में कुछ मसल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कुछ मसल्स इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जो इनएक्टिव मसल है वो जब यूज नहीं हो रहा होता है तो जो एक्टिव मसल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है, इसलिए भी बहुत सी बार इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। तो मसल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्टिकुलर मूवमेंट। Faulty mechanism, yes, you can see this, you can see the screen नीचे वाले ब्लॉक में सियोनागी इज द टेक्निक जो कि जूडो में यूज होती है। ये एक टेक्निक, सिंगल टेक्निक 3 अटेम्प्ट्स में होती है, ऑलमोस्ट ये सारे ही जॉइंट को कवर कर लेती है। तो यू कैन सी नॉर्मली भी ट्रेनिंग प्रैक्टिस में एथलीट्स इन सारे एक्टिविटीज को यूज करते हैं जिसमें सारे जॉइंट यूज हो रहे हैं। इनको यूज करते करते अब अगर इस टेक्निक में किसी भी जॉइंट पे जिस तरीके से टेक्निक होनी चाहिए उसमें थोड़ा बहुत भी मैकेनिज्म में चेंजेस होता है या फॉल्टी टेक्निक आती है तो भी आपके इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवर ट्रेनिंग और लोड, यस, अगर लोड मैनेजमेंट नहीं है, सिंगल स्टिमुलस ऑफ any exercise from the side of physio department, from the side of SNC department, from the side of coaches, थोड़ा भी स्टिमुलस अगर जा रहा है तो उसका लोड जो है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए कि हाउ मच लोड वी कैन गिव, व्हेन टू स्टॉप एंड हाउ टू स्टॉप, उसको कैलकुलेट करके लोड मैनेजमेंट उसके ऊपर करना, बिकॉज सिंगल एक्टिविटी फ्रॉम द साइड ऑफ एथलीट उसके लोड में कैलकुलेट करती है, उसका स्लीपिंग पैटर्न, उसका ओवरऑल वर्क परफॉर्मेंस, सारी चीजों को देखते हुए एक लोड मैनेजमेंट वाला ग्राफ तैयार करना चाहिए एथलीट्स के लिए, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द इंजरीज। बहुत सी बार ये जो लोड कैलकुलेशन है या लोड मैनेजमेंट है ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, ओवरलोड हो जाता है एथलीट, पर्टिकुलर मसल ओवरलोड हो रहा है, ओवर ट्रेंड हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी बार हमको इंजरीज देखने को मिलती है। पुअर मोटर कंट्रोल,
उसके मसल्स में मोटर कंट्रोल नहीं है, प्रॉपर बैलेंस ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर मोबिलिटी नहीं है, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, प्रॉपर टाइप ऑफ कूल डाउन और वार्म अप एक्टिविटीज नहीं हो रही है जो बॉडी को पहले से प्रिपेयर कर दे वो पर्टिकुलर इम्पैक्ट के लिए, तभी भी हमको इंजरीज देखने को मिल जाती है। ट्रोमेटिक इंजरीज तो है ही, बट साथ में कुछ ये मैकेनिकल बायोमैकेनिकल फैक्टर्स हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। नाउ कम to the point of shoulder injuries. So shoulder injuries is the most common injuries we can see at the time of competition in the judo. So here is the shoulder anatomy. You can see the humerus bone, scapular cavity or scapular bone, as well as your clavicle bone. आपका जो कॉलर बोन है वो आपको दिख रहा है, जितना भी 5 वाइट वाला स्ट्रक्चर है ये सारा स्ट्रक्चर आपके लिगामेंट्स जो कि बोन को कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें आपको एक बर्सा दिख रहा है। बर्सा इज बेसिकली अ फ्लूइड फिल्ड सेक जो कि ल्यूब्रिकेशन और शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। ये आपको दिख रहा है, ये बेसिकली हमारा एक नॉर्मल शोल्डर जॉइंट है जिसमें इंजरी होने के काफी चांसेस रहते हैं एट द टाइम ऑफ जूडो टेक्निक्स, लाइक काउंटर अटैक हुआ, थ्रो हुआ, ग्रैपलिंग हुआ। तो मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स जो रहती है वो शोल्डर को इन्वॉल्व करती है और उस लेवल पे इन्वॉल्व करती है जहाँ पे डेफिनेटली वो शोल्डर में इंजरी क्रिएट कर सकती है अगर आपका शोल्डर प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथन नहीं है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ दिस इंजरीज, बेसिकली जितना भी आप लोगों का टेक्निक होता है जूडो में जो एथलीट्स यूज करते हैं टेक्निक्स, उसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पुलिंग एंड लिफ्टिंग करते हैं ओपोनेंट को थ्रो के लिए। उस वक्त शोल्डर में हाई स्ट्रेंथ के साथ में पुलिंग फोर्स लगता है जिसमें हमारे स्कैपुलर मसल्स और शोल्डर मसल्स जो कि हमारे रोटेटर कफ मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ का सबसे ज्यादा यूज होता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इसमें यूज होती है। उस टाइम पे शोल्डर डिस्लोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एसी जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो कि अभी आपने ऊपर देखा, रोटेटर कफ इंजरीज, कैप्सुलर इंजरीज, ये सबसे ज्यादा होने के चांसेस है। डायरेक्ट फॉल ऑन शोल्डर और पुलिंग फ्रॉम फ्रंट, ओपोनेंट को जब हम मूव कर रहे हैं तभी फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेबरल इंजरीज, स्लैप लीजन्स, डेल्टॉइड स्ट्रेन, बर्साइटिस और हील सैक्स लीजन, ये सारे आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिक मैकेनिज्म जो आपका टेक्निक होता है थ्रोइंग का, ग्रैपलिंग का, लिफ्टिंग, पुलिंग, ये सारे मैकेनिज्म जो है इंजरीज को होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। इफ योर शोल्डर इज प्रिपेयर्ड देन इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ द फर्स्ट come on the most common presentation in judo, shoulder dislocation. अब ये जो शोल्डर डिसलोकेशन होता है बेसिकली हमेशा ये पुलिंग के टाइम नहीं होगा, इसमें जब भी थ्रो लगता है, जो जूडो प्लेयर है जिसने ओपोनेंट को थ्रो किया है तो मैट पे लगने के लिए एकदम हाई इम्पैक्ट के साथ में लगा और उसके साथ में भी उसके ऊपर सारा वेट आ गया जिसकी वजह से वो पोस्टीरियर एंटीरियर शिफ्ट हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ह्यूमरस बोन है जिसका हेड है जो कि एक बहुत ही शैलो कैविटी के अंदर टिका हुआ रहता है। शोल्डर जॉइंट इटसेल्फ मोबाइल जॉइंट, हाईली मोबाइल जॉइंट, ये बहुत अनस्टेबल जॉइंट होता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके जो रखते हैं वो रोटेटर कफ मसल्स रखते हैं। रोटेटर कफ मसल्स आर बेसिकली 4 मसल्स जो कि उसको स्लीव बनाकर यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो जो उस टाइम पे इम्पैक्ट आ रहा है उस इम्पैक्ट को वो अब्सॉर्ब कर सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटीरियर डिसलोकेशन, जब ये इसकी कैविटी से डिस्प्लेस हो जाता है और ये बाहर की तरफ आ जाता है। ये सारे मूव्स में ये जो मूव्स दिख रहे हैं ये आपके सारे टेक्निक्स है। इन टेक्निक्स में शोल्डर डिसलोकेशन होने का काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस टाइम पे वहां पे सराउंडिंग जितने भी टिश्यूज होंगे, सॉफ्ट टिश्यूज होंगे, डेफिनेटली वो डैमेज होते हैं और उसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये ऑलमोस्ट आपकी 12 to 16 वीक्स ले लेते हैं हील होने के लिए। So these are the common presentation of shoulder dislocation. Now come on the point of AC joint sprain or AC joint separation. अब both are different. Acromioclavicular joint separation and shoulder dislocation. Shoulder dislocation में ह्यूमरस का हेड जो रहता है वो कैविटी से डिस्प्लेस हुआ। AC joint, this is your AC joint, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक AC लिगामेंट है। जब ये लिगामेंट टॉर्न हो जाता है या लिगामेंट में डैमेज होता है तभी AC जॉइंट पैथोलॉजी क्रिएट होती है। बहुत सी बार इम्पैक्ट लगने की वजह से, हाई इम्पैक्ट और नेट में लगने की वजह से ये जो लिगामेंट है ये कंप्लीटली टेयर हो जाता है जिसकी वजह से ये जॉइंट जो है डिस्प्लेस हो जाता है, ये जॉइंट सेपरेट हो जाता है। इसका जो डिस्टल एंड ऑफ आपका कॉलर बोन का है, क्लेविकल का है,
वो ऊपर की तरफ आ जाता है, जो कि आपको बहुत इजीली विजिबल होगा. दिस इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन इंजरीज इन जूडो. You can see in training practices as well, not only in competition. इसका ग्रेड्स होता है सेम लिगामेंट इंजरी का ग्रेड जैसा. अगर थोड़ा सा डैमेज है, कुछ फाइबर्स इसके डैमेज है, तो वो एक नॉर्मल ग्रेड 1 पे होगा, जो कि जल्दी रिकवर हो जाता है एज कम्पेयर टू पार्शियल और कंप्लीट टेयर. पार्शियल टेयर है जिसमें इंटीग्रिटी लिटिल मेंटेन है, बट आधी टूट चुकी है लिगामेंट की, वो आपका ग्रेड 2 लिगामेंट. और जिसमें कंप्लीट टेयर हो जाता है, जिसमें दोनों अलग अलग हो जाते हैं जॉइंट, उसका आपको ग्रेड 3 होता है. सेम इसके लिए मोस्ट कॉमनली ये फॉल्स में देखा जाता है, जब भी मैट पे लगा शोल्डर, या बहुत सी बार जूडो प्रैक्टिसेस में हेड डायरेक्टली शोल्डर पे पंच कर जाता है, तभी देखने को मिलता है. नाउ द रोटेटर कफ टेयर. रोटेटर कफ टेयर यही जो हमारे शोल्डर के पास में मसल्स होते हैं चारों, सुप्रास्पाइनटस, टेरेस माइनर, सबस्कैपुलरीज, ये जो चारों मसल्स होते हैं, ये चारों मसल्स शोल्डर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. अब इन मसल्स में किसी भी मसल के फाइबर्स में अगर छोटा सा भी डैमेज होता है, किसी टाइप का भी इंजरी होता है, तो वो आपको रोटेटर कफ टेयर के फॉर्म में देखने को मिलता है. ये भी बहुत सी बार कॉमन है, जब भी आप टेक्निक कर रहे हैं, उस टेक्निक में जब थ्रो लगता है मैट पे, तो ये जॉइंट्स पे प्रेशर आता है. ये जॉइंट्स पे प्रेशर जो रहता है, ये क्रिएट करते हैं मसल के टेंडन्स पे प्रेशर क्रिएट करते हैं. ये जो टेंडन्स रहते हैं, इनके फाइबर्स कंटिन्यूअसली इरिटेट होते रहते हैं और फाइनली वो टेयर के फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है. एक्यूट बेसिस पे, आप एक्यूट इंजरी हुआ है ट्रीटमेंट बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल यही करेंगे, एक जो पॉलिस और राइस वाला जो फंडा था उसको थोड़ा सा अपडेट करके पीस एंड लव कर दिया है, जिसमें फर्स्ट आपका रहेगा प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन उस अगर इंजरी हुआ है, उस इंजरी के टाइम पे आपको उसका एक्स्ट्रा अननेसेसरीली जो मूवमेंट हो रहे हो उसको अवॉइड करना है. एलिवेशन में रखेंगे ताकि उसको सपोर्ट प्रोवाइड हो. एंटी इंफ्लेमेटरी जनरली अवॉइड करना चाहिए. बेसिकली अगर वो आपको प्रिस्क्राइब कर दी है डॉक्टर ने, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के वो आपको नहीं लेना है, बट अगर वो प्रिस्क्राइब्ड है तो यू कैन टेक, बट इनिशियली वो अवॉइड करना चाहिए बिकॉज हीलिंग को वो रोक देते हैं. कंप्रेशन, ताकि अननेसेसरीली फ्लूइड एक्यूमुलेशन वहां पे ना हो और हम स्वेलिंग को रिड्यूस कर सकें. प्रॉपर एजुकेशन, एजुकेशन की क्यों हुआ है और कब तक रहेगा ये प्रॉब्लम, और क्या क्या कंसिक्वेंसेस इसमें आ सकते हैं, इसको हमको फर्दर कंसिक्वेंसेस ना बढ़ाने के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं, इसको कैसे जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं, प्रॉपर रिकवरी कैसे आएगी, इस चीज का एक एजुकेशन बहुत जरूरी है. अब उसी पॉइंट पे जहां इंजरी हो गया है आपको, ये और सारे इंजरीज, तो वहां पर हम लोगों को लोड मैनेज करना है. लोड कैसे कैसे धीरे 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 प्रोग्रेसिव लोड इंक्रीज करना है. ठीक है, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, 3 वीक हो गया, इनिशियली उसका लोड जो रहेगा वो काफी माइल्ड रहेगा, फिर प्रोग्रेसिवली हम उसको इंक्रीज करेंगे. ग्रेजुअल इंक्रीज के साथ में हम लोगों को उसका लोड मैनेजमेंट करना है. ऑप्टिमिज्म, उसको कितना, ब्रेन को ओवरऑल ट्रेन करके उसको कितना जरूरी है रिकवरी, कितनी हो चुकी है, कितनी और होनी है, इसलिए एकदम इम्पैक्ट डालकर उसको रिकरेंस के फॉर्म में नहीं लेकर आना है. बिकॉज अगर आपका ट्रीट नहीं हुआ है, वो रिकवर नहीं हुआ है इंजरी, तो रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं. लिगामेंट्स में बहुत सी बार ये देखने को मिलता है कि वो रिपेयर हो गया, बहुत सी बार सर्जरी भी हो जाती है, सर्जरी के बाद में भी पेशेंट की कंप्लेंट रहती है या एथलीट की कंप्लेंट रहती है कि फिर से पेन स्टार्ट हो गया है. अल्टीमेटली लोड मिसमैनेजमेंट की वजह से जो इंजरी पहले हुआ है वो इंजरी फिर से हो जाता है. वेस्कुलराइजेशन उसका प्रॉपर रखना है. एक्सरसाइजेस जो हम लोगों को फॉलो करनी है, एक ग्राफ के साथ मेंटेन करना है. स्टार्टिंग से स्ट्रेंथ टेक्निक पे नहीं आ जाना है, स्टार्टिंग से ही एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस पे नहीं आ जाना है. सीक्वेंस में एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है जो भी आपको प्रिस्क्राइब होगी. कैसे अब ये सारी इंजरीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं स्पेसिफिकली जॉइंट पे. सो सबसे फर्स्ट हमारी चीज जो रहेगी वो स्क्रीनिंग रहेगी, जो और बायोमैकेनिकल एनालिसिस, ताकि अब किस जरूरी नहीं है कि ये इंजरी का वेट करें, इंजरी होने का ही वेट करें. हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं कि शोल्डर को असेस कर सके, कहीं पर बायोमैकेनिकल अबनॉर्मेलिटीज तो नहीं दिख रही है. बहुत सी बार ऐसा रहता है कि गेम स्पेसिफिक डोमिनेंस आ जाता है एथलीट्स में, जैसे वो जो भी साइड पे डोमिनेट होते हैं, राइट साइड पे हाइपरट्रॉफी हो जाती है. इट्स कॉमन और इट्स नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बट स्टिल हम मसल्स को बैलेंस में लेके आ सकते हैं.
ताकि वो दोनों तरफ से इक्वली यूज करें। इम्पैक्ट अडाप्टेशंस और ब्रेक फॉल टेक्निक्स जो कि जूडो में यूज होती है। ब्रेक फॉल टेक्निक्स जैसे इनिशियली जूडो प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, बिगनर्स जो रहते हैं वो जूडो को स्टार्ट करते हैं तो कोचेस के थ्रू कुछ क्लूज मिलते हैं या कुछ टेक्निक सिखाई जाती है जिससे कि वो उस टेक्निक को अडाप्ट करके इंजरीज को प्रोटेक्ट कर सके। वो क्लूज क्यों होते हैं? ऑब्वियसली गेम ही ऐसा है जिसमें उनको बार बार गिरना पड़ेगा। कंपटीशन के टाइम पे ही नहीं, प्रैक्टिस के टाइम पे भी सारे थ्रोज होंगे, पुल करके एक दूसरे को नीचे थ्रो करना पड़ेगा, ग्रैपल करना पड़ेगा, ये गेम ही ऐसा है। तो उन सब इम्पैक्ट को अपनी बॉडी में अडाप्ट करने के बाद में इन सब इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ब्रेक फॉल्स टेक्निक्स होती हैं। So to be very much clear about all these break fall techniques so that we can prevent all the injuries. Faulty technique correction, same. If you are pulling something और उसका कोई टेक्निक दूसरा है, हर एक इंडिविजुअल एथलीट का अपना टेक्निक होता है, एक ही टेक्निक को परफॉर्म करने का उनका पैटर्न अलग अलग हो जाता है। बट द थिंग इज पैटर्न जो हो वो करेक्टिव मैनर्स में हो, विच कैन बी क्लूड बाय कोचेस एज वेल। तो फॉल्टी टेक्निक को करेक्ट करके हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इंजरीज को। सेम जो हम पीछे बात कर रहे थे लोड मैनेजमेंट की, लोड मैनेज कर सकते हैं, कितना लोड उसके ऊपर आ रहा है एंटायर डे का वो कैलकुलेट करके अब कितना बर्स्ट ऑफ एनर्जीज उसकी कहाँ यूज हो रही है, कैसे हम उसका एक्सरसाइज लोड इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे इंजरी 90% तक आप कम कर सकते हो। एडिक्वेट रिकवरी, अभी उसका कोई सा एक सेशन हो गया ट्रेनिंग पीरियड में, अभी नेक्स्ट टाइम उसने क्या करना है और नेक्स्ट ट्रेनिंग फेज को कितना इंटरवल रखना है, तो आपका रेस्ट पीरियड कितना होना चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर रिकवर हो जाए जो माइक्रो डैमेजेस हुए हैं। रेगुलरली बेसिस पे अगर आप देखें तो कोई सा भी एक्टिविटी जब आप परफॉर्म करवाते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन सेशन और व्हाटएवर द टाइम, जब भी आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हैं अगर वो हाई इंटेंस Gopal sir, am I audible? Yes, you are audible. Sorry, extremely sorry for interruption. Okay, sir. Okay, and my screen is visible, right? Yes, it is visible. So हम लोग बात कर रहे थे जॉइंट स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, द लास्ट पॉइंट जिसमें हम प्रिवेंटिव मेजर्स को काउंट करेंगे। स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, किसी भी जॉइंट के सराउंडिंग मसल्स, उसके सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज को स्ट्रेंथन करके हम इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सेम थिंग, लिगामेंट पे स्ट्रेन तब ज्यादा आता है जब मसल्स वीक हो रहे हैं, जॉइंट पे इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट आ रहा है बट अडाप्टेशन नहीं है। So joint stability and mobility is more important if you are going to prevent injuries. Now the next one is your shoulder prehab exercises. Shoulder prehab exercises all your scapular muscles as well. Shoulder muscles के साथ में आपके scapular muscles को भी strengthen करना है because most of the stability in your shoulder joint comes from your scapular muscles. कंप्रहेंसिव मूवमेंट में सराउंडिंग मसल, सराउंडिंग टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं दीज आर सम स्कैपुलर प्रीहैब एक्सरसाइजेस विद द यूज ऑफ रेजिस्टेंट बैंड और वेट। इनिशियली आप इनको फ्री वेट्स के साथ में या फ्री एक्सरसाइजेस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, धीरे धीरे वेट इंक्रीज करके, रेजिस्टेंस इंक्रीज करके आप इसको प्रीहैब एक्सरसाइजेस में डाल सकते हैं जो कि आपकी डेली ट्रेनिंग एक्टिविटीज में हार्डली 10 to 15 मिनट्स का टाइम लेकर नॉर्मली शोल्डर को प्रिपेयर करने का काम करेगी, इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए काम करेगी। गोपाल सर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज प्ले द शोल्डर वाला लिंक वीडियो। Can you stop sharing? या This one, right? या Okay. Okay, so these are basically proprioceptive exercises for the shoulder joint. It's not necessary कि when your shoulder is injured that only you can do this. आप preventive measures में
या प्रीहैब में, जो कि प्रिवेंटिव रिहैबिलिटेशन होता है, उसमें इन एक्सरसाइजेस का यूज करके शोल्डर को ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका प्रोप्रियोसेप्शन स्ट्रॉन्ग करके आप बहुत सारी इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। These are some basic exercises just to prepare your proprioceptive measures of your shoulder joint. You can use in your daily basis training period. It's a very basic exercises. Okay, Gopal sir, 10 seconds increase. Yeah. Just to prepare your shoulder for joint position sense. Basically जो proprioception रहता है वो आपका joint position sense होता है। आपके joint को space में position पता होती है। तो these exercises proprioception को increase करने के लिए है, ताकि वो impact adaptation easily bear कर सके। आपके recreational point of view से भी you can use these exercises. Included आप इसमें PNF patterns use कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गोपाल। ओवल बोर्ड का यूज कर सकते हैं और बहुत सारे बैलेंस ट्रेनिंग के लिए जो हम यूज करते हैं प्रॉप्स, आप उनका यूज करके शोल्डर को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो एवरीथिंग about shoulder we already concluded. Come on the next point, which is our back injuries, which is highly common in judo players. Not only on the time of competition, but generally हमको देखने को मिलता है कि judo players में back pain हमेशा बना रहता है, paraspinal muscles का spasm अलग बना रहता है। They are complaining like कि उनके body stiff रहती है, especially back काफी stiff रहता है। This is all because of your techniques. Or faulty techniques we can say. Because continue falling, lifting and extending and bending, इसमें कॉमन है ही, ये तो कंटिन्यूसली होगा ही। तो बहुत सी बार जो बैक मसल्स होते हैं, हमारा कोर मसल्स होता है, जो कोर ओवरऑल होता है, वो बहुत सी बार ओवरलोड में आ जाता है, ओवर ट्रेंड हो जाता है, तभी भी हम लोगों को ये इंजरीज देखने को मिलती है। जस्ट टू प्रिवेंट ऑल दीज बैक इंजरीज, इसमें साथ साथ हम लोगों को स्लिप डिस्क भी देखने को मिलता है, जो कि सीवियर केसेस हो जाते हैं या प्रोलैप्स के हो जाते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली सीन इंजरीज जो कि स्पाइनल इंजरीज होती है, जो रेयर होती है बट होती है। बेसिकली जो आपके टेक्निक्स होते हैं जूडो, वो बैक पेन को कॉज करते हैं। अगर पैरास्पाइनल मसल्स जो कि आपकी स्पाइन है, उसके आसपास वाले जो मसल्स है वो पूरा एक कोर सेट बनाते हैं, और जो हमारा एब्डोमेन रहता है और बैक साइड रहता है जस्ट अबव द पेल्विक रीजन, ये पूरा एक बेल्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि कोर फॉर्म करता है, जिसको कोर बोलते हैं। ये जो कोर मसल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे मसल्स मिलकर एक कंप्रेहेंसिव मूवमेंट को फॉर्म करते हैं, जिसमें हम लोगों को बैलेंस, ट्रंक का स्टेबिलिटी, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग, पुलिंग, ग्रैपलिंग, हर टाइम में बैक का यूज हो रहा है, और ये सारे टेक्निक्स में सारे मसल्स काम कर रहे हैं। अब ये ऑल द टाइम एक्टिव हैं। इन जनरल भी जब भी हम बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, तो ये मसल्स जो रहते हैं ये एक्टिव होते हैं, बिकॉज यही हमारा एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं, और ये हमारा खड़े होने के लिए पॉस्चरल मसल्स का भी काम करते हैं। तो ये ऑल टाइम यूज हो रहे हैं। इनका फ्रिक्वेंट एक्टिविटी अगर थोड़ा बहुत भी इनकरेक्ट एक्टिविटीज में आता है, तो कुछ ना कुछ बैक पेन से रिलेटेड कंप्लेन्स आ सकती है। नॉर्मल जो बैक पेन है वो जनरली ठीक हो जाता है जूडो प्लेयर्स में, जो कि पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म की वजह से आता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को खत्म करके, या और दूसरा बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो जाती है तो भी कुछ कुछ पर स्पाज्म देखने को मिल जाता है। ओवर ट्रेनिंग हो जाती है, रिकवरी नहीं होती है, तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो बैक पेन इज वेरी कॉमन इन जूडो प्लेयर्स। तो फॉर दैट यू कैन यूज योर रिलीज टेक्निक्स लाइक फॉर्म रोल रिलीज करके आप यूज कर सकते हो रेगुलर बेसिस पर, तो आपका बैक पेन आप काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। और सम एक्सरसाइजेस फॉर द कोर स्ट्रेंथनिंग और कोर स्टेबिलिटी एंड एज वेल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस यू कैन यूज इन योर सेशंस, so that you can prevent all the back injuries. स्लिप डिस्क में क्या होता है,
अब जो हमारा स्पाइन होता है, ओवरऑल बैक जिसको हम स्पाइन बोलते हैं, ये जो स्पाइन रहती है इसमें ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं। इन ब्लॉक्स के बीच में कुशन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। अगर ये ब्लॉक्स हैं दो, तो इनके बीच में कुशन रहेगा, कुशन रहता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। और उस कुशन डिस्क के अंदर भी एक लिगामेंट होता है, जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ताकि शॉक एब्जॉर्ब कर सके, इजीली सारे मूवमेंट्स को ये एक्सेस दे सके, इसलिए एक डिस्क होता है। जब भी हाई इम्पैक्ट के साथ में कोई सा एक एक्टिविटी हुई जिसमें स्पाइन को बहुत ज्यादा प्रेशर लग गया और मसल्स ने उसका फोर्स नहीं बेयर करा, तो ये जो डिस्क है थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, उधर से स्लिप हो जाती है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग स्लिप डिस्क, जो कि बहुत कॉमन है दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स में, वी कैन सी। बट अगर आपकी मसल्स प्रिपेयर हैं तो हम इन सब चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। सम स्पाइनल इंजरीज और सीवियर इंजरीज, जनरली अगर हम देखें तो कुछ जूडो कॉम्पिटिशन्स में हमको इस टाइप की इंजरीज देखने को मिली है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसमें ऑलमोस्ट एटलांटो एक्सियल जॉइंट जो होता है, जो हमारे सर्वाइकल का जॉइंट होता है, पार्ट होता है, यहाँ पर इसका सबलक्सेशन हो गया है। इसमें काफी सीवियर इंजरीज हो जाती है। बहुत सी बार ये जो इंजरीज है पैरालिसिस भी कॉज कर देती है। बहुत सी बार ये लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज भी होती है, जो स्पाइनल इंजरीज में आती है, जो कि सीवियर ट्रॉमेटिक इंजरीज होती है। इनको इनको प्रिवेंट जनरली नहीं किया जा सकता, बट स्टिल हम टेक्निक्स का इम्प्लीमेंटेशन करके इन सारी ट्रॉमास को प्रिवेंट कर सकते हैं। ताकि हम लोगों का जो ब्रेक फॉल टेक्निक्स है वो कैसे करना है, ऑब्वियसली जो ओपोनेंट रहेगा उसके फुल एफर्ट के साथ में वो करने वाला है, टेक्निक को अप्लाई करने वाला है। बट अब किसी भी इम्पैक्ट से हम लोगों को अपने आप को कैसे प्रिवेंट करना है, इसका अडेप्टेशन बॉडी में लेकर आकर हम इनको एटलीस्ट 10% प्रिवेंट कर सकते हैं। This type of injuries we can prevent by the core prehab। और again preventive rehabilitation, जरूरी नहीं है इंजरी होने का वेट करें, हम पहले से ही कोर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस प्रिवेंशन में हम लोग सबसे पहले इम्पैक्ट अडेप्टेशन करेंगे। सेम जितने इम्पैक्ट से इंजरी होती है, उस इम्पैक्ट को अगर पहले ही ट्रेनिंग फेज में लेकर आ जाए और उसमें बॉडी का अडेप्टेशन करते जाए, तो वो इम्पैक्ट बॉडी के लिए यूजुअल इम्पैक्ट हो जाएगा। जिसको अगर हम बोले कि एक ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट आया, एक ट्रॉमा के थ्रू इम्पैक्ट आया एट द टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन, बट बॉडी उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो वो इम्पैक्ट बॉडी के लिए बहुत मिनिमल रहेगा और इंजरी होने के चांसेस जो रहेंगे 0.1% बचे। तो इम्पैक्ट अडेप्टेशन और ब्रेक फॉल टेक्निक्स को प्रॉपरली यूज करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं इंजरीज को। अगेन जो बायोमैकेनिकल करेक्शन है, क्वालिटी टेक्निक्स है, उनको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करके, स्क्रीन करके, लोड मैनेज करके, क्यों, बिकॉज ऑल दी टेक्निक्स इन्वॉल्व कोर। सो हमको लोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इवन दो आप लोग जब जिम एक्सरसाइजेस करते हैं, आप एसएनसी के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं, तभी भी जब सिर्फ अपर की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप अपर पार्ट यूज कर रहे हैं और लोअर पार्ट यूज कर रहे हैं, तभी भी कोर का एक्टिवेशन होता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट आवर लोड मैनेजमेंट, एडिक्वेट रिकवरी। सेम आपको रिकवरी होने का टाइम इंटरवल जो है वो फिक्स करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, नॉट मोर, बट स्टिल यू नीड टू prepare your core. Stability exercises or mobility exercises very good for your balance as well. If you have balance in your techniques, you can compete easily or go through with all the techniques with very easily. So core stability and mobility techniques जो कि specifically प्रीहैब पर्पस से बनी होती है, वो वाली टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग, सेम प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग जो है जिसमें हम ट्रंक पीएनएफ भी ऐड कर सकते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, जिसमें पीएनएफ ट्रंक का मूवमेंट होता है, जिसमें डायगोनल मूवमेंट होते हैं सारे, ताकि कोर आपका ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाए और उसको पोजीशन सेंस काफी क्लियर हो जाए। तो प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट फॉर कोर एज वेल। ओके गोपाल सर, कैन यू प्लीज स्टार्ट कोर वाला वीडियो? Wait. आई स्टॉप माय स्क्रीन। This one, right? Four. यस,
These are some basic techniques और combined exercises we can say. एक मूव इसमें नहीं है इन्वॉल्व, इसमें काफी मूव्स को इन्वॉल्व करके कुछ एक्सरसाइजेस का फॉर्म किया है जो कि जूडो प्लेयर्स को लेकर ही बने हैं, स्पेसिफिकली फॉर जूडो प्लेयर्स दीज कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस ओवरऑल बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करके। आप लोग आपके टेक्निक्स को इन एक्सरसाइजेस के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सेट थ्रू जो होता है, सेट थ्रू में जनरली वो मूव्स होते हैं जो जूडो प्लेयर्स जनरली यूज करते हैं उनके टेक्निक्स में। रिवर्स आने के लिए, मैट पे जाकर वापस आने के लिए स्पीड के साथ में, तो जनरली ये स्पीड और आपको अजाइल बनाता है ताकि आप रिस्पॉन्स जो आपका काउंटर अटैक हुआ है, अटैक होने के बाद में या थ्रो लगने के बाद में आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये सारे एक्सरसाइजेस प्लेयर को ट्रेन कर देते हैं। आप वो चीज जो नॉर्मली अभी प्रैक्टिस में ले रहे हैं उनका इंक्रीज स्पीड अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दीज एक्सरसाइजेस सो दैट यू कैन क्लियर और स्पीड को इंक्रीज करके जल्दी रिस्पॉन्स ला सकते हैं। तो अगर एथलीट्स में स्पीड इंक्रीज करना है तो भी आप ये एक्सरसाइजेस यूज कर सकते हैं। कंबाइंड एक्सरसाइजेस है, नॉट पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व किया है, स्पेसिफिकली कोर को टारगेट किया है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस को एक ही फॉर्म में इन्वॉल्व करते हैं। मेनी मोर कोर एक्सरसाइजेस स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें बैलेंस इंक्रीज करना है, जैसे कि डेड बग्स हुआ, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस नॉर्मल प्लैंक जो आप लेवल पे करते हैं उनके साथ में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के होल्ड के साथ में आप एक्सरसाइजेस ले सकते हैं। ओके गोपाल सर, दैट्स इट, थैंक यू। ओके, so these are our preventive measures for the core strengthening, core injuries by the core strengthening and core stability। बहुत सी बार मैंने बैक वाले इंजरीज में ही हैमस्ट्रिंग को इन्वॉल्व किया है, इसको हम नी इंजरीज में भी ले सकते हैं। हैमस्ट्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एक्टिविटीज और ऑल दी टेक्निक्स ऑफ जूडो। जनरली हम लोगों को हैमस्ट्रिंग पुल मिलता है जो कि एसोसिएटेड रहता है हिप जॉइंट से भी और नी जॉइंट से भी। ये जो मसल है ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ पर जॉइंट है। तो बहुत सी बार अगर कोर वीक होता है, ग्लूट्स पे इम्पैक्ट आ रहा है और ग्लूट्स नहीं उसको बेयर कर पा रहे हैं, तो हैमस्ट्रिंग पे लोड बढ़ जाता है। और जब हैमस्ट्रिंग पे लोड बढ़ जाता है या कोई सा ऐसा टेक्निक आता है जिसमें काफी एक्सप्लोसिव पावर के साथ में हैमस्ट्रिंग मूव करता है या एक्टिवेट होता है, तो वो बहुत सी बार पुल हो जाता है, उसके जो फाइबर्स है वो पुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स को प्रॉब्लम आती है। तो हैमस्ट्रिंग इंजरी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंजरी इन जूडो। हैमस्ट्रिंग इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को सबसे बेसिक प्रोटोकॉल ग्रेजुअल इंक्रीज के साथ में नॉर्डिक प्रोटोकॉल्स जो कि हम चला सकते हैं। नॉर्डिक प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि हम इंजरीज को काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ कट्स एंड ब्रूजेस, कट्स की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सुपरफिशियल और डीपर कट्स होते हैं। सुपरफिशियल कट्स जो नॉर्मली जब प्लेयर मूव कर रहा होता है मैट पे या ओपोनेंट ने उसको स्लाइड कर दिया है लिटिल कंपटीशन के टाइम पे, तभी मेड की वजह से जो थोड़ा बहुत स्किन एब्रेजन और कट्स आ जाते हैं वो सुपरफिशियल कट्स में आते हैं। यूजुअली इतना ज्यादा सीवियर होता नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं टाइम पे। डीपर कट्स या लेसरेशन टाइप की इंजरीज काफी रेयर है, बट अगर होती है तो उसमें कुछ स्टिचेस या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको हील होने का हम लोगों को प्रॉपर टाइम देना है और फिर उसको मेड पे कम बैक करना है। ब्रूजिंग वेरी कॉमन,
जनरली हम देख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ ब्रूजिंग्स वी कैन सी इन जूडो प्लेयर्स, जो कि रेगुलर बेसिस पे भी उनको देखने को मिलती है, बट इट विल रिकवर. Now, the knee injury, most common injury again, ligament tear, meniscal और patellar dislocation. तो ligament injuries बहुत ज़्यादा common है, जिसमें एथलीट्स को सर्जरी के लिए जाना पड़ जाता है, और ये सर्जरी होने के बाद में भी काफी टाइम वो रिकवर नहीं हो पाते हैं, उनका काफी टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है 6 मंथ का, और वो मेड पे नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं बिकॉज रिहेबिलिटेशन चलता रहता है, और वो रिहेबिलिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो एक्चुअली 6 महीने से कम नहीं हो पाता है, तो काफी टाइम जो है वो चला जाता है प्लेयर्स का. तो नी इंजरीज आर वेरी कॉमन, लिगामेंट इंजरी मेनली अगर हम बात करें तो दिस इज आर नॉर्मल नी, और दीज आर लिगामेंट्स. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे लिगामेंट्स हैं, ये आपको दिख रहा है इधर सारे लिगामेंट्स हमारे. PCL, posterior cruciate ligament, medial collateral ligament, lateral collateral ligament, anterior cruciate ligament, these all ligaments जो कि नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हर एक मूवमेंट में. एक्सटेंशन फ्लेक्शन में अगर पीछे की तरफ हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा हुआ है, तो पीछे की तरफ इस तरीके से जॉइंट में यहाँ पर PCL है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, जो कि एक्सेसिव फोर्स के साथ में जब भी मूवमेंट हो रहा है और पीछे शिफ्ट हो रहा है तो वहां पर रोक सके, ये प्रिवेंट कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. ऐसे ही एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है इंजरीज में हमको दिखता है, ये इंटीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है नी को. और जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, ये साइड के वेलगस और वेरस को फोर्स को कंट्रोल करके रखते हैं. ऐसे ये कंट्रीब्यूटेड मूवमेंट जो रहती है, ये नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. अगर ये टूट जाते हैं किसी ऐसे फोर्स की वजह से या किसी ऐसे मूव की वजह से जिसमें ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं और इनमें इंजरी हो जाती है, तो ये काफी लंबा कंसिक्वेंसेस देते हैं, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है परफॉर्मेंस में. यू कैन सी द पार्शियल टेयर, कंप्लीट टेयर और एवल्जन. सेम हमने जैसा AC जॉइंट लिगामेंट में, AC लिगामेंट में पढ़ा था, वैसे ही ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है. ग्रेड 1 इज अ मिनिमल टेयर, जिसमें फाइबर्स थोड़े से टेयर होते हैं. पार्शियल टेयर इज अ हाफ ऑफ द इंटीग्रिटी मेंटेन्ड ओनली इन द लिगामेंट जॉइंट में, वो वाला पार्शियल टेयर. और कंप्लीट टेयर जब भी कांटेक्ट पूरा तरीके से खत्म हो गया, वो जो थ्रेड है लिगामेंट का वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से ऑपरेट करवाना पड़ जाता है, सर्जरी करनी पड़ती है. तो दिस इज बेसिकली, और जो जूडो में हमको देखने को मिलता है वो टेरिबल ट्राइडिए मिलता है, जिसमें हम लोगों का मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस और ACL तीनों इन्वॉल्व होते हैं. इट्स लिटरली फेयर कंडीशन जिसमें काफी टाइम लगता है रिकवरी पे, जस्ट बिकॉज की मेनिस्कस भी इन्वॉल्व है. ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, अबव 9 मंथ्स वी कैन से रिकवरी के लिए लगेंगे, जिसमें रिहेबिलिटेशन प्रॉपर चलता है, देन रिटर्न टू प्ले आफ्टर 9 मंथ्स होता है. तो दिस इज व्हाट आर ACL, दीज आर सम PCL सेम ग्रेड के साथ में. नाउ द मेनिस्कस इंजरी भी यही ट्विस्टिंग इंजरीज है. जब भी पीवेट शिफ्ट हुआ, ट्विस्ट हुआ काफी ज्यादा, तो ये मेनिस्कस होते हैं नी में. अगर हम देखें, ये लेट्स सपोज कि ये नी जॉइंट है, और नी जॉइंट में अभी ये वाला पार्ट देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम देख रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम दो टाइप के मेनिस्कस देखेंगे, लेटरल मेनिस्कस एंड मीडियल मेनिस्कस. बहुत सी बार इन्वॉल्व होता है इंजरी में, इतना एक्सेस नहीं है इमोशंस के लिए, इसलिए ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है. ये इस टाइप के टेयर्स होते हैं. दीज आर द स्पेसिफिक टेयर्स यू कैन सी. नॉर्मल मेनिस्कस इस तरीके का होता है. अगर लॉन्गिट्यूडनल टेयर हुआ या बकेट हैंडल टेयर हुआ, फ्लैप टेयर हुआ, ये ट्विस्टिंग मूवमेंट में ये देख रहे हैं आप, ये टेक्निक जो अप्लाई कर रहे हैं, इस टेक्निक में ये इस तरीके से टूट जाता है. इनकी रिकवरी काफी स्लो होती है, बिकॉज मेनिस्कस ऑलरेडी, ये मेनिस्कस करते क्या है, इनका बेसिक काम यही रहता है कि ये शॉक एब्जॉर्ब कर सके, वहां पर जो भी इम्पैक्ट लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है, उसको मेंटेन कर सके. बट ये जो मेनिस्कस रहते हैं, इनका सर्कुलेशन काफी कम होता है, तो इनकी रिकवरी काफी लेट आती है. सेम अक्यूट ट्रीटमेंट जो हमने पहले किया था, लव इन पीस वाला, फिर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस. तो इसमें अगर कंप्लीट टेयर नहीं है तो रिहेबिलिटेशन नॉर्मल तरीके से हो सकता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी हो सकता है, बट अभी जाने के बाद में
हम लोगों को प्रॉपर रिहैब लेना पड़ता है 6 मंथ और अबव देन 6 मंथ, देन रिटर्न टू प्ले 9 मंथ के बाद होता है, जिसका सीक्वेंस इस तरीके से चलता है, जिसमें प्लायोमेट्रिक ड्रिल्स के साथ में कुछ रिटर्न टू प्ले टेस्ट होते हैं जिसको पास करना जरूरी होता है एथलीट को कंपटीशन में आने के बाद। बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रॉपर तरीके से वार्म अप, स्ट्रेचिंग, फिटनेस, ये सारी जो चीजें हैं आपको इंजरीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। तो एक प्रॉपर कूल डाउन, प्रॉपर वार्म अप एक्सरसाइजेस जो कि आपकी बॉडी को अडॉप्ट करने में, प्रिपेयर करने में, पर्टिकुलर इम्पैक्ट्स के लिए हेल्प करती है। So to be very specific, warm-up sessions, to be very specific for all the cool-down sessions and stretching, all the type of preventive stretchings like ballistic stretching, static stretching, dynamic stretching or judo-specific stretchings, all these stretchings from all the muscles, and the basic part of the preventive measure is proprioceptive training. Proprioceptive trainings for every session. Some prevention program, not only for soccer, it's included in every game. So we can use these exercises in warm-up session for the prevention of exercises. These are the basic exercises जिसको हम use करके बैलेंस improve कर सकते हैं, proprioception training में ले सकते हैं और काफी इंजरीज को 90% तक कम कर सकते हैं। These are the एडवांस थ्रोअर स्ट्रेंथ प्रोग्राम जिसमें हम शोल्डर को प्रिपेयर कर सकते हैं इम्पैक्ट के लिए। तो शोल्डर, नी, एंकल, योर हिप एंड कोर, all the exercises are here for the preventive measures. Thank you so much. These all exercises protocol are for prevention of injuries. Now, by this, I conclude my presentation or session. Thank you so much. You're free to ask questions. Okay, Gopal sir, am I audible? Yes, you are audible. Thank you, Dr. Purnima. So मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Coaches, athletes, if any doubt regarding any injury or a preventive measures or preventive program, you can ask. I think Dr. Purnima किसी कोई questions नहीं है, so we can close this session. Okay. Okay, Dr. Purnima. Okay, thank you, Dr. Purnima, for this wonderful session. So I would request all the participants to present tomorrow as well. So tomorrow the presentation will be on specific sports injury and its prevention in swimming. It will be presented by Dr. Hira. So I would request all to present tomorrow as well. So thank you, goodbye. Thank you so much, everyone. Thank you, Gopal sir.